Carrier's legal liability insurance. Carrier's legal liability insurance. सबसे पहले आप ये समझें कि कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जिसका कंसर्न ट्रांसपोर्टर्स, कैरियर फर्म्स और लॉजिस्टिक फर्म्स से रहता है। आपके डे टू डे लाइफ में भी हमें कभी कोई भी सामान किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए भेजना हो तो सबसे पहले हम उसके ऑप्शन तलाशते हैं कि किस तरीके से भेजा जाए। और आज की डेट में वी आर लिविंग इन ए वेरी साइंटिफिक एज। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। वाटरवेज हैं, एयरवेज हैं, रेलवेज हैं, रोडवेज हैं और इवन फॉर स्मॉल आइटम्स ड्रोन्स भी हैं। तो ये सभी सोर्सेस आज की डेट में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी पर्सन की लाइफ में, इवन अदर देन प्रोफेशनल्स की भी, कि उन्हें सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना ही होता है। अगर जॉब में भी यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो खुद भी जाना पड़ता है, सामान भी जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रूटीन की हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम ऑप्शन तलाशते हैं तो देखते हैं कि वाटरवेज से अगर भेज रहे हैं हम तो शिप, स्टीमर, बोट या एनी काइंड ऑफ हल से भेजेंगे। हल का मतलब होता है पानी में चलने वाले जहाज या मशीनरीज। एयरवेज से भेज रहे हैं हम तो बाई एयर कार्गो कैरियर, हेलीकॉप्टर और बाई एनी एयर डिवाइस भेजेंगे। रेलवे से भेज रहे हैं हम तो गुड्स ट्रेन या और कोई स्पेसिफिक ट्रेन अवेलेबल होगी उससे भेजेंगे। और जब रोडवेज से भेजने की बात आती है, मीन्स थ्रू रोड रूट, तो द वन एंड ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस GCCV, यानी गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि सामान तो वही लेके जाएगा। अगर PCC की बात करें तो उसमें तो पैसेंजर ही जाएंगे, सामान तो जाएगा नहीं। वो एक और बात है कि अलीगली बहुत कुछ होता होगा, बट GCCV इज मेंट फॉर गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल ओनली। अब गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में हो सकते हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल, टैंकर, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, ओपन बॉडी व्हीकल, क्लोज बॉडी व्हीकल, वैरायटी ऑफ वेज में हो सकते हैं। तो ये जो कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी हमने डिजाइन की है, दिस इज मेंट ओनली फॉर द रोडवेज, रोड रूट वालों के लिए। वाटरवेज की कोई रिस्क इसमें कवर नहीं है, एयरवेज की कोई रिस्क कवर नहीं है, रेलवेज की रिस्क कवर नहीं है। ओनली रोड रूट से जाने वाले व्हीकल्स जो कि गुड्स कैरिंग के लिए यूज हैं उन्हीं की रिस्क कवर है। अब पॉइंट यह था कि कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस की पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ती है और किसको पड़ती है। मूवमेंट ऑफ गुड्स या मर्केंडाइज या कार्गो, जो प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं जिनका कि डे टू डे सामान भेजने का ही काम है, वो तो एवरी डे दे विल सेंड द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और उन्हें पता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने में 50 तरीके की रिस्क होती है। तो गुड्स कहीं भी किसी भी स्टेज पर किसी भी रीज़न से डैमेज हो सकता है। और अगर ये गुड्स डैमेज हो गया रास्ते में तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? कंपनसेशन कौन पे करेगा? क्लेम किससे किया जाएगा? तो गुड्स को लाने ले जाने वाली कंपनियां तो ट्रांसपोर्टर है, कैरियर हैं, लॉजिस्टिक फर्म्स हैं। और ये क्योंकि माल को लाने ले जाने के एवज में भाड़ा चार्ज करती हैं, फ्रेट दे आर चार्जिंग। अब व्हेन दे आर चार्जिंग द फ्रेट, दे आर लीगली बाउंड टू पे द कंपनसेशन आल्सो इफ द गुड्स इज नॉट सेफली रीच टू द डेस्टिनेशन। और उनका रूटीन का काम भी यही है कि माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। और किसी किसी ट्रांसपोर्टर के पास तो 2 गाड़ी होंगी, किसी के पास 20 गाड़ी होंगी, किसी के पास 200 गाड़ी भी हो सकती है। इट डिपेंड्स। तो जिनका प्रोफेशन ही ये है, जिनका बिजनेस ही ये है, जिनको माल ही एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना है, जिनको पता है कि रास्ते में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और अगर कुछ होता है तो उनको ये भी मालूम है कि ये कंपनसेशन हमको ही पे करना है। और अगर ये कंपनसेशन ही पे करते रहेंगे तो जो कुछ खाया कमाया इसी में बराबर हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि ये इतनी बड़ी रिस्क को किसी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और जब इस रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो दे हैव टू सेलेक्ट फॉर ए गुड पॉलिसी एंड दैट इज
वन एंड ओनली कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। अब वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले, दैट इज ए डिफरेंट ऑलटुगेदर ए डिफरेंट स्टोरी, बट this is the only policy which is providing coverage to the transporters, carriers and logistic firms for carrying the goods from one place to another place. A carrier's legal liability policy comes to the rescue of transporters and logistic firms to cover such liabilities. इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि पॉलिसी ट्रांसपोर्टर्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो जाहिर है कि पॉलिसी तो यही लेंगे ट्रांसपोर्टर से, कैरियर से, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इनके पास भी ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, जिनमें से कुछ इनके ओन्ड होते हैं, कुछ इनके हायर्ड होते हैं। दे आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर ओन बोथ द व्हीकल्स ओन्ड एज वेल एज हायर्ड, क्योंकि अगर इन्होंने किसी एक्स पर्सन से व्हीकल हायर किया है, किराए पर लिया है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें माल डैमेज हो गया, तो जिसका माल है वो तो उससे भी क्लेम करेगा। वो तो सिर्फ ट्रांसपोर्टर को जानता है, ये थोड़ी जानता है कि इस व्हीकल का ओनर कौन है। वो तो ट्रांसपोर्टर का जानता है जिसको भाड़ा पे किया उसने, तो वो उससे क्लेम पे करेगा। इट मीन्स ट्रांसपोर्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि जो भाड़े पे व्हीकल लिए हैं उनका भी बीमा कराए और जो उसके खुद के उनका भी बीमा कराए। तो ये कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी उस फिजिकल लॉस और डैमेज को पे करती है माल में जो उसके ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज के तहत उन्हीं के व्हीकल से हुआ हो। व्हीकल डैमेज पे नहीं करती और कोई लायबिलिटी पे नहीं करती, सिर्फ फिजिकल लॉस और डैमेज टू द कार्गो और टू द गुड्स और टू द मर्केंडाइज, दैट इज ऑल। दिस इज द कवरेज ऑफ द पॉलिसी। अब इसको स्कोप ऑफ कवर ये है कि बहुत लिमिटेड पेरिल्स कवर करती है। ये माल अगर फायर से डैमेज हुआ है, एक्सप्लोजन से डैमेज हुआ है, एक्सीडेंट से डैमेज हुआ है तो रिस्क कवर्ड है। नेग्लिजेंस से डैमेज हुआ है तो भी कवर्ड है। इंश्योर्ड की हो, चाहे वो उसके एम्प्लॉयज की हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स की हो, उसके सर्वेंट की हो, किसी भी नेग्लिजेंस हो, ये रिस्क कवर्ड है। तो बेसिकली फायर, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट एंड नेग्लिजेंस। और अगर एडिशनल पेमेंट्स की बात करें जो कि ऑन एडिशनल पेमेंट कवर किए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ दो ही हैं, राइट एंड स्ट्राइक एंड टेररिज्म। So that means the coverage of the policy is very limited, but they are the main reasons which are causing loss or damage to the goods in transportation: fire, explosion, accidents and negligence. अब इसके कुछ की कंसिडरेशन है कि पॉलिसी नॉर्मली 1 ही साल के लिए दी जाती है, यानी 12 महीने के लिए उन एस्टेब्लिश्ड फर्म्स के लिए दी जाती है जिनका कि बिजनेस ही ट्रांसपोर्टेशन का है या कैरियर फर्म का है। लेकिन एक कंपनी की कंडीशन है हमारी कि जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी व्हीकल्स यूज कर रही है ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए, वो सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिवली मोटर पॉलिसी में इंश्योर्ड होंगे, यानी कि मोटर की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही इश्यू की जाएगी। हालांकि थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी इंश्योरेंस में ही आता है, लेकिन हमारे पर्पज के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए जो कि थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए। अगर बीच में पॉलिसी ब्रेक हो रही है मोटर की तो उसका कंटिन्यूशन में रिन्यूअल होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के मायने हैं जिसमें थर्ड पार्टी ऑन डैमेज एंड पीए सब लायबिलिटी कवर्ड हों, and each vehicle of the transporter which is used for the carrying of goods from one place to another place has to be comprehensively insured under a separate motor policy. आप जानते हैं एक मोटर व्हीकल पॉलिसी में एक ही व्हीकल इंश्योर्ड होता है, तो उसके बाद जितने व्हीकल हैं उतनी ही कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। ये उन व्हीकल्स के लिए भी चाहिए जो कि उसने हायर किए हुए हैं, हालांकि उसमें उनका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, वो पॉलिसी उनकी नहीं ले सकता, बट the owner of the vehicle will take the policy and he will get a copy of it. That is a sufficient proof that the vehicle is comprehensively insured. तो ये हमारी कंडीशन रहेगी। Then subject vehicle must be in a roadworthy condition. कमर्शियल व्हीकल जो गुड्स कैरिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं उनकी रोड वर्दी कंडीशन जबानी जमा खाते से नहीं होती, उसके लिए उनको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है आरटीओ से।
तो जो फिटनेस सर्टिफिकेट आरटीओ इश्यू करेगा दैट विल बी प्रूव्ड एज दी सर्टिफिकेट फॉर रोड वर्दी कंडीशन। फ्लीट पॉलिसी कैन बी इशूड। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है ट्रांसपोर्टर्स के लिए कि उनके पास जितने भी व्हीकल हों जो कि ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए यूज किए जा रहे हैं, दे ऑल कैन बी इंश्योर्ड अंडर ए सिंगल पॉलिसी फॉर ऑल द व्हीकल्स ओन्ड और हायर्ड बाय द इंश्योर्ड। फिर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट बनते हैं जो कि उनके लिए डे टू डे बेसिस पर बनाए जाते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स, एक लॉग बुक मेंटेन करते हैं हर ट्रांसपोर्टर, कौन सा व्हीकल कब किस डेट को कहाँ गया, क्या सामान लेके गया, कंसाइनमेंट नोट फॉर ईच व्हीकल, जो भी सामान जा रहा है उसमें दूसरा ट्रांसपोर्टर को जो डिलीवर करना है उसकी लिस्ट होगी। मिनिमम प्रीमियम ऑफ डिलीवरी पॉलिसीज 500 प्लस जीएसटी। तो ये कुछ बेसिक की कंसिडरेशन है जो कि पॉलिसी में कंप्लाई होने चाहिए। फिर आता है कवर ड्यूरेशन। ट्रांसपोर्टर के एंगल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, क्योंकि हर ट्रांसपोर्टर इसको प्रेफर करेगा कि ये कितने दिन का कवर ड्यूरेशन हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसका इम्पोर्टेंट सवाल जब भी आप किसी ट्रांसपोर्टर को पॉलिसी देने जाएंगे तो यही होगा कि आपका कवर ड्यूरेशन क्या है। अब इस पॉलिसी में कवर ड्यूरेशन को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखा जाता है, उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कवर ड्यूरेशन के मायने हैं कमेंसमेंट ऑफ द कवर, पॉलिसी का कवरेज कब से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन विद लोडिंग ऑफ कार्गो और गुड्स आर मर्केंडाइज्ड ऑन द व्हीकल एंड रिमेन्स until the same is unloaded at the point of discharge or expiry of 3 days from arrival of the vehicle at the final destination whichever is earlier। ये 3 लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन इसको मैं 4 टुकड़ों में आपको समझाऊंगा। पहली चीज, व्हीकल का कवर ड्यूरेशन स्टार्ट होता है पॉलिसी की डेट से, फर्स्ट डेट से। लेकिन जो गाड़ी जा रही है उसमें रिस्क कैसे कवर होगी, उसका ड्यूरेशन कैसे रहेगा? तो वो ड्यूरेशन रहेगा, 2 पॉइंट होते हैं, एक तो जिस पॉइंट से जा रही है, एक जिस पॉइंट तक जाएगी। तो जहाँ से जा रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ जाएगी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज या फाइनल डेस्टिनेशन। रिस्क ड्यूरेशन स्टार्ट होगा हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। पॉइंट ऑफ ओरिजिन में भी 2 स्टेजेज हैं, एक तो गाड़ी चल रही तब उससे स्टार्ट हो, और एक गाड़ी में लोडिंग हो रही है उसी वक्त से स्टार्ट हो, क्योंकि लॉस और लोडिंग के समय भी हो सकता है। तो अच्छी बात यही है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर लोडिंग के स्टार्ट से ही रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ट्रांसपोर्टर के एम्प्लॉयज, रिप्रेजेंटेटिव्स या लोडर्स अनलोडर्स गाड़ी में माल भरना शुरू करेंगे, उस वक्त भी अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो पॉलिसी में कवर है। इट मीन्स कमेंसमेंट ऑफ कवर विल स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन विद लोडिंग ऑफ कार्गो। और कब तक रहेगा? सारे जर्नी पीरियड में कवर रहेगा। गाड़ी पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज पर पहुंच गई तो भी रिस्क कवर रहेगी, जिसको आप फाइनल डेस्टिनेशन बोलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाड़ी पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज पर पहुंच तो गई, लेकिन उस ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में अभी जगह नहीं। उन्होंने कह दिया गाड़ी अभी खड़ी रखो। गाड़ी पूरी रात खड़ी रही, अगले दिन भी जगह नहीं मिली, दूसरे दिन जगह मिली, तब गाड़ी अनलोड हुई। और बाई चांस से 2 दिन में कोई और भी लॉस हो गया खड़ी गाड़ी में माल का, वो भी कवर है। तो पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज पर गाड़ी पहुंचने के बाद भी पॉलिसी एंड्स विद अनलोडिंग और एक्सपायरी ऑफ 3 days व्हिचएवर इज लेस। अगर आधी गाड़ी पहुंची, आधी सामान अनलोड हो गया तो रिस्क खत्म। आधी गाड़ी पहुंची और फर्स्ट डे भी सामान अनलोड नहीं हुआ, सेकंड डे भी अनलोड नहीं हुआ, थर्ड डे भी अनलोड नहीं हुआ, तो 3 दिन तक रिस्क कवर, चौथे दिन से रिस्क खत्म हो गया। तो दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर 3 days। कवर ड्यूरेशन प्रोवाइड एक्स्ट्रा 3 days कवरेज अंडर द पॉलिसी, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ कवर तो डे 1 से स्टार्ट हो गया, रिस्क कवरेज पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, रिस्क कवरेज पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज पर खत्म हो जाना था, नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी अनलोड नहीं हुई। डे 1 वेट किया, डे 2 वेट किया, डे 3 वेट किया, डे 4 द कवर एंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजिट, नॉट फॉर द पॉलिसी। पॉलिसी इज फॉर 12 years, 12 months, 1 year।
So this is covered duration, and this is most comfortable for the transporters because 3 days extra period is granted, and during those 3 days you can maintain unloading of the vehicles. But still, if any loss or damage is there, that will be considered. Now, पॉलिसी का प्रीमियम रेटिंग का पैटर्न क्या रहेगा? बेस रेट अप्लाई होगा ग्रीस GVW पर, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी सेलेक्टेड बाय द इंश्योर्ड एंड एड ऑन सेलेक्टेड बाय द इंश्योर्ड. तो मेनली कंसिडरेशन रहा GVW ऑफ द व्हीकल्स, और लिमिट ऑफ इंडेमनिटी इंश्योर्ड खुद सेलेक्ट करेगा. उस पर किसी तरीके का कंपनी का कोई प्रेशर नहीं है, वो अपने टर्नओवर के बेसिस पर सेलेक्ट कर सकता है. एड ऑन इंश्योर्ड को सेलेक्ट करेगा, उस पर किसी कंपनी का कोई दबाव नहीं है. दिस आर वॉलंटरी. अगर वो चाहे तो दोनों ले, चाहे तो एक ले, चाहे तो एक भी ना ले. इट्स एब्सोल्युटली द चॉइस ऑफ द इंश्योर्ड. क्योंकि इस प्रीमियम पर काफ़ी कुछ डिस्काउंट और लोडिंग फैक्टर भी अप्लाई होते हैं. जैसे कि व्हीकल के टाइप ऑफ बॉडी क्या है. सारे कॉमर्शियल व्हीकल्स यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए, जिनमें वैरायटी ऑफ व्हीकल्स होते हैं. जैसे कि क्लोज बॉडी हो गया, ट्रेलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टैंकर हो गया, ये सब कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होते हैं. फिर फ्लीट कितनी बड़ी है उसके पास, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ज़्यादा डिस्काउंट भी होगा. पास्ट क्लेम हिस्ट्री कैसी रही है, अदर पैरामीटर्स की, व्हीकल्स की एज, फिटनेस, व्हीकल्स का कार्गो. अच्छे से अच्छे ट्रांसपोर्टर हमेशा अपने व्हीकल्स की फिटनेस और एज को मेंटेन करके रखते हैं, प्लस कुछ स्पेसिफिक कार्गो के लिए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास 5 ही गाड़ी है और पाँचों की पाँचों उसने इंडियन ऑयल डिपो में लगा दी या बिनानी सीमेंट में लगा दी, इसका मतलब वो पर्टिकुलर कार्गो यूज़ कर रहा है, सिर्फ उसी कार्गो पर्पज के लिए ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, उसी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा रहा है. तो दीज आर ऑल्सो फैक्टर्स कंसिडर्ड व्हाइल द प्रपोजल इज रेटेड एंड डिस्काउंटेड. हर पॉलिसी में कंपल्सरी एक्सेस होता है, यहाँ भी है. और ये कंपल्सरी एक्सेस 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम 5,000 रुपीज फॉर ईच एंड एवरी लॉस रहेगा. यानी कि पॉलिसी पर अगर कोई क्लेम आता है तो 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट कटेगा, जो कि मिनिमम 5,000 रुपये होगा. जनरल एक्सक्लूजन से कुछ पॉलिसी के, जैसे कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर नहीं होगी. मेरे कोई फार्मर ट्रांसपोर्टेशन की, मान लिया बालाजी गोल्डन ट्रांसपोर्ट, मेरा ट्रक यहाँ से भर के चला, 150-200 किलोमीटर चला कि रास्ते में 2 पर्सन जा रहे हैं, दोनों उसने सामने से हिट कर दिए, दोनों की रास्ते में डेथ हो गई. अब क्योंकि व्हीकल मेरा है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी मेरे व्हीकल से कॉज हुई है, कंपनसेशन भी मेरे को ऊपर देना होगा, केस भी मेरे ऊपर ही आएगा. लेकिन ये पॉलिसी, कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी, इसको कवर नहीं करेगी, क्योंकि ये जो लायबिलिटी है थर्ड पार्टी की, दैट इज कवर्ड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट and the provisions of the Motor Vehicle Act are applicable of the motor insurance policy. We have mandated comprehensive motor policy for each vehicle used by the transporter for transportation of goods from one place to another place. So simply ये पॉलिसी थर्ड पार्टी लायबिलिटी मोटर पॉलिसी कवर करेगी. कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी कवर नहीं होगी, गुड्स बिलोंगिंग टू एजेंट्स और ओन एम्प्लॉय भी कवर नहीं होगा, राइट एंड स्ट्राइक की रिस्क कवर नहीं है, टेररिज्म की रिस्क कवर नहीं है. लेकिन ये दोनों एड ऑन कवर है, एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के कवर कराए जा सकते हैं. इट्स दी चॉइस ऑफ द इंश्योर्ड, उसकी चॉइस पर रहेगा. ये इनहेरेंट डिफेक्ट, या इनहेरेंट डिफेक्ट का मतलब ये है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से वो खराब हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, किसी पर्टिकुलर टाइम में बहुत दूर से फ्रूट्स आ रहे हैं, लेकिन फ्रूट की लाइफ तो बड़ी लिमिटेड है. किसी भी वजह से अगर डिले हो गया, कहीं स्टे हो गया या कहीं जाम में फंस गए, तो उसकी जो अंदर की प्रॉपर्टी होने की वजह से वो सारा गुड्स डैमेज हो जाएगा. और क्योंकि किसी ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, किसी ने कोई लॉस नहीं किया, ना कोई फायर हुई है, ना कोई और
नेग्लिजेंस हुई है, लेकिन गुड सारा डैमेज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे द क्लेम बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस भी कवर नहीं है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस किस वजह से हो सकते हैं? डेप्रिसिएशन की वजह से, डिले की वजह से, लॉस ऑफ मार्केट की वजह से। मार्केट में रेट फ्लक्चुएशन हो गया, अचानक रेट बढ़ गया, रेट डाउन हो गया, उसकी वजह से पूरा बाल लॉस हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी हैज नथिंग टू डू विद इट, दिस इज नॉट एन एक्सीडेंटल लॉस। अगर इंश्योर्ड के ट्रांसपोर्टर फर्म के डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है और उसकी वजह से लॉस हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल लेके जा रहा है, लेकिन उसके पास नेशनल परमिट ही नहीं। स्टेट परमिट से तो एक ही स्टेट में चला पाएगा। या गाड़ी का फिटनेस नहीं है, या गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस उसका एक्सपायर हो चुका था, गाड़ी सीज कर दी कहीं रखते हैं। तो दे आर द जनरल एक्सपीरियंस ऑफ द पॉलिसी। अब पॉलिसी में अगर कोई क्लेम आता है, द क्लेम विल बी सेटल्ड इमीडिएटली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इमीडिएट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कैरियर्स लीगल लायबिलिटी क्लेम को तब तक सेटल नहीं कर सकती जब तक कि जिस कुछ का या डैमेज, लॉस या डैमेज हुआ है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन ना हो जाए। सर ट्रांसपोर्टर के कहने से कि माल डैमेज हो गया, आप देख लीजिए और क्लेम पे कर दीजिए, तो ऐसे तो क्लेम होगा नहीं। ए कंप्लीट प्रोसीडिंग हैज टू टेक प्लेस। उसके लिए क्या होगा? फिजिकल इंस्पेक्शन चाहिए। फिजिकल इंस्पेक्शन कैसे होगा? इमीडिएटली ऑन गेटिंग द इंटीमेशन फ्रॉम द insured, the insurance company will depute a surveyor and he will rush to the spot. There he will physically verify what is the loss or damage. There he will assess the loss. There he will verify the documentation of the vehicles. There he will check everything which is related to the claim proceedings. Only on the basis of that report, the claim will be settled by the insurance company. So immediate information is must. क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट होगी इसके क्लेम सेटल करने के लिए? हमारी पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो व्हीकल माल लेकर के जा रहा है उसके पास पैकेज पॉलिसी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। अगर पॉलिसी थी और बीच में ब्रेक हो गई और ऑन द डे ऑफ इंसिडेंस वैलिड नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी का भी क्लेम नहीं देगी, बिकॉज द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। सेकेंडली, गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए। आरसी है, फिटनेस है, परमिट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर किसी एग्रीमेंट के तहत माल लाया ले जा रहा है तो उसका एग्रीमेंट लेटर लिया जा सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिस इज डिफरेंट टू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज अंडर द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007. This is an authorization to the transporter firm to carry out the business of transportation. ये उनका इस बात का रजिस्ट्रेशन है कि वो ये बिजनेस कर सकते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ व्हीकल इज मोर देन 10 years। नॉर्मली तो कमर्शियल व्हीकल में तो सभी का फिटनेस चाहिए होता है। प्रपोजल फॉर्म, क्लेम फॉर्म, गुड्स रिसीप्ट, गुड्स फॉरवर्ड नोट, these are the related document to settle the claim. This goods receipt is a very small document called GR or BILTI. But this small document is a sufficient proof for quantity, quality, number, rate, weight, ownership. This is issued by the transporter to the person who is sending the goods through them. मैं अगर 10 रेफ्रिजरेटर्स यहाँ से अहमदाबाद भेज रहा हूँ तो मैं भाड़ा पे कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टर फर्म को, वो मुझे बदले में सिर्फ एक GR दे रहे हैं जिसमें लिख दिया कि 10 रेफ्रिजरेटर, ब्रांड ये, मेक ये, वेट ये, कॉस्ट इतनी, ओनरशिप इतना, फ्रॉम टू, ऑन व्हाट डेट, ये ब्रीफ डिटेल दे दिया है। But this is sufficient proof.
On that behalf, I can even file the case against the transporter for recovery of compensation if there is any loss or damage. अब अगर आपको किसी को कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी देनी है तो आपके पास कुछ ऑप्शन है कोर्ट के लिए, क्योंकि आपको बेसिक या बेयर मिनिमम डिटेल तो चाहिए जिसके बेसिस पर अंडरराइटर ने कोर्ट देना है, वो आपको इंश्योर से ही कलेक्ट करनी होगी। कितने उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल हैं जिनको कि वे पॉलिसी में कवर कराना चाहते हैं, सिंगल पॉलिसी लेंगे फ्लीट पॉलिसी लेंगे, वो तो वो खुद ही डिसाइड करेंगे। उन व्हीकल का GVW क्या है, उसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ओनली RC कॉपी सफिशिएंट टू सी व्हाट इज द GVW ऑफ द व्हीकल। लिमिटेशन ऑफ इंडेमनिटी कितना सेलेक्ट किया उन्होंने अपने लिए, दिस लिमिटेशन ऑफ इंडेमनिटी इज कॉल्ड सम इंश्योर्ड इन अदर वर्ड्स। How it is calculated, I will just explain it. But the limit of indemnity has to be selected by insured himself on the basis of his turnover. Then add-on covers, दो हैं, दोनों में से जो भी चाहिए या दोनों ही नहीं चाहिए, चॉइस इंश्योर्ड की। टाइप ऑफ व्हीकल बॉडी, ये जरूरी नहीं कि सारे के उनके पास ट्रक ही हों, ये उनके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि वो किस तरीके का गुड्स कैरी करते हैं। हो सकता है उनके पास ट्रक एक भी ना हो, टैंकर ही टैंकर होता है, क्योंकि उनको कैरी पेट्रोल करना पड़ता है, डीजल करना पड़ता है, गैस कैरी करना पड़ता है, लाइक दैट। ट्रेलर हो सकते हैं, आपने देखा होगा रोड पे एक एक ट्रेलर में 10-10 कारें जा रही हैं, 20-20 टू व्हीलर्स जा रहे हैं। रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हो सकते हैं, मिल्क कैरी करना है या अदर मिल्क प्रोडक्ट कैरी करने हैं। एज ऑफ व्हीकल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से देखी जा सकती है। टाइप ऑफ कार्गो उनके नेचर पर डिपेंड करेगा किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन वो डील करते हैं। पास्ट क्लेम हिस्ट्री क्या रही है ये इंश्योर बताएंगे। सिंगल पॉलिसी चाहिए, फ्लीट पॉलिसी चाहिए, ये भी इंश्योर बताएंगे। फिर जब पॉलिसी ही देनी है तो आप उसको इंश्योर को एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज गुड टू टेक द फ्लीट पॉलिसी वेयर इन ऑल इज ओल्ड व्हीकल एंड हायर्ड व्हीकल कैन बी कवर्ड, बट द ओनली कंडीशन ऑन आवर पार्ट इज आप सभी व्हीकल्स को पैकेज पॉलिसी में, इंडिविजुअल पैकेज पॉलिसी में इंश्योरेंस करा लीजिए। जब भी बीच में एक्सपायर हो पॉलिसी उसको रिन्यू करा दीजिए। आपकी ये जो मोटर पॉलिसी है उस पर आपको नो क्लेम बोनस भी मिलता है, कंट्रीब्यूशन में रिन्यू कराने पर। कैरियर लीगल लायबिलिटी में नो क्लेम बोनस ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन यस, कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में किसी भी तरीके का माल लाने ले जाने की इजाज़त होती है, अनलेस इट इज कॉन्ट्राबैंड बाय द लॉ। तो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी जो भी ट्रांसपोर्टर ले रहा है, कैरियर फर्म ले रही है, वो ऑब्वियसली ऑथराइज होगी इसी काम के लिए, तभी लेगी। हाँ, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है कि हम कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस क्यों लें, हम मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी क्यों ना ले लें अपने सामान के लिए? क्योंकि रास्ते में अगर सामान को कुछ लॉस और डैमेज होता है तो मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी भी क्लेम पे कर देगी। नो डाउट। डिफरेंशिएशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ली जाए कैरियर लीगल लायबिलिटी? तो बड़े सिंपल टर्म में आप एक्सप्लेन करें कि मैरिन पॉलिसी कवर्स प्रॉपर्टी यानी गुड्स, कार्गो, मर्केंडाइज, लेकिन कैरियर लीगल लायबिलिटी एक लायबिलिटी प्रोटेक्ट करती है, लीगल लायबिलिटी। वो लीगल लायबिलिटी कैसे अराइज हुई? क्योंकि ट्रांसपोर्टर फर्म किसी और आदमी का माल लेके जा रही है, अगर वो डैमेज हो गई जिसके लिए उसने फ्रेट चार्ज किया है तो ट्रांसपोर्टर लीगली लायबल हो गई। उस लायबिलिटी के लिए पॉलिसी ली जाती है। और मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी कौन लेता है? ओनर ऑफ द गुड्स, जिसका माल है वो ले। तो यहाँ ट्रांसपोर्टर का तो माल कुछ भी है ही नहीं,
ट्रांसपोर्टर का अपना माल कुछ भी नहीं होता। ही इज ओनली कैरिंग द गुड्स ऑफ अदर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो वेयर एज मेरिन पॉलिसी इंडेमनिफाइज द कंसाइनर और कंसाइनी। तो मेरिन पॉलिसी कौन लेगा? सेलर, परचेजर, बायर, ओनर, कंसाइनर, कंसाइनर। कैरियर लीगल लाइबिलिटी पॉलिसी कौन लेगा? ट्रांसपोर्टर, कैरियर, लॉजिस्टिक फर्म। एक ही पॉलिसी में ओन्ड और हायर्ड व्हीकल सारे कवर हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि अंडर इंश्योरेंस ना तो मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी पर लागू होता है, ना कैरियर लीगल लाइबिलिटी पर होता है। इसके पीछे फंडा क्या है? फंडा यह है कि मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसीज पर तो इसलिए लागू नहीं होता अंडर इंश्योरेंस क्योंकि वो आईडीवी बेसिस पर इंश्योर्ड होती है। आईडीवी मीन्स करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू, which is calculated on the basis of the ex showroom price minus percentage deduction which is given in the table। तो क्योंकि वो करंट मार्केट वैल्यू बेसिस पर इंश्योर्ड हो जाती है इसलिए उनमें अंडर इंश्योरेंस लागू नहीं होती। कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में इसलिए लागू नहीं होता कि द ओनर हु इज टेकिंग द पॉलिसी maybe the owner of the vehicles but not of the goods he is carrying. Maybe the owner of those vehicles which are owned by him, but he is not owner of any quantity of goods. Goods तो औरों का ही कैरी कर रहा है, तो उसे तो पता ही नहीं उसकी प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, कितने का बीमा करना। वो जो सम इंश्योर्ड ले रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द total turnover of the year, not the cost of the goods। तो ये जो सम इंश्योर्ड लिया जाएगा इसका तरीका क्या है? The liability will be paid by the policy in full up to the AOA and AOY limit subject to policy deductibles and excess। तो सबसे पहला फंडा तो यह है कि लायबिलिटी सेक्शन की कोई भी पॉलिसी हो, चाहे वो कैरियर लीगल लायबिलिटी ही हो, लायबिलिटी सेक्शन की हर पॉलिसी का सम इंश्योर्ड एओए एंड एओवाई बेसिस पर ही लिया जाता है। अब ये एओए एंड एओवाई क्या है? एओए स्टैंड्स फॉर एनिमल एक्सीडेंट्स, एओवाई स्टैंड्स फॉर एनिमल ईयर। एओए स्टैंड्स फॉर लिमिट ऑफ लायबिलिटी इन एनी इंडिविजुअल एक्सीडेंट। AOY stands for total liability, aggregate liability and limit of liability for complete 1 year, subject to policy deductibles। तो ये जो AOA and AOY हैं यही क्लेम की लिमिट डिसाइड करते हैं, पर ये दोनों का संरक्षण इंश्योर्ड खुद करेगा और नॉर्मली वो अपने पिछले साल के टर्नओवर की बेसिस पर करते हैं क्योंकि दे नो that turnover is going to be increased or decreased this year, so accordingly they select the AO and AOY। अब इसमें सम इंश्योर्ड निकालने का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो AOA एंड AOY को कैलकुलेट कैसे करें। तो एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझा जा सकता है कि पहले जी ट्रांसपोर्टर के पास व्हीकल कितने हैं? व्हीकल देखना है, फिर उसे अपनी पिछले साल की अपने टर्नओवर देखनी है। और अगर कोई छोटी फर्म है जैसे मान लिया सिर्फ 4-5 व्हीकल हैं, पेट्रोल डीजल कैरी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए तो और भी सिंपल हो जाता है। जैसे मान लिया मेरी पास फर्म के पास 5 टैंकर हैं और वो यही करते हैं। अब मुझे एओए निकालना है पहले, एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट क्या होगी।
तो मैं वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो क्या देखता हूँ कि मेरी गाड़ी के टैंकर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। मान लिया 5000 लीटर, तो 1000 लीटर की गुड्स की कॉस्ट कितनी है, मान लिया ऑन एन एवरेज 100 रुपीज़। तो मेरा मैक्सिमम एक इंसिडेंट में लॉस कितना हो सकता है, 5000 इंटू 100, 5 लाख। अगर ये मेरा टैंकर ओवर टर्न हो जाता है, नदी में गिर जाता है, पूरे में आग लग जाती है, जब ब्लास्ट हो जाता है, तो मेरा एक इंसिडेंट में लॉस कितना होगा मैक्सिमम, 5000 इंटू 100 मीन्स 5 लाख। तो ये मेरी AOA हो गई, एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट हो गई। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन हर केस में तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई सीमेंट ही ले जा रहा है, या कोई पेपर रेमी ले जा रहा है, या कोई थान के थान ही ले जा रहा है, तो फिर उनको आइडिया रहता है कि एक बार ट्रैक्टर में कितना माल जा सकता है। अब वो वेटेज में अलग होता है, प्राइस में अलग होता है। तो नॉर्मली उनको पता रहता है कि बार में हम 5 लाख से ज़्यादा का माल ही नहीं बेचते, 8 लाख से ज़्यादा का माल ही नहीं बेचते, लाइक दैट। इस हिसाब से वो अपना एवर्ड्स डिसाइड कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स, और ये केवल इंश्योर्ड ही डिसाइड करेगा। कैसे होगा? अब इसी में मान लिया उसको AOY भी निकालना, तो वो क्या करेगा? 5 टैंकर पूरे साल यूज होने हैं, एक बार का मैक्सिमम लॉस उसका 5 लाख हो सकता है। तो 365 दिन में से मान लिया वो 300 दिन भी काम करता है, तो 5 लाख इंटू 5 इंटू 360, ये उसका ओवरऑल टर्नओवर हो जाएगा, AOY लिमिट आ जाएगी। लेकिन ये दोनों कैलकुलेट उसी को करने हैं, और वो अपने उसका पिछले साल का टर्नओवर है उसके बेसिस पे भी ले सकता है। उसे ये लग रहा है कि कम ज़्यादा होने वाला है, तो उसके बेसिस पे भी कम ज़्यादा कर सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली द चॉइस ऑफ द इंश्योर्ड फर्म, what turnover they want, what AOA and AOY they want to decide। प्रीमियम रेट उस पर लगेगी, और नॉर्मली जो नॉन हजार्डस आइटम होते हैं उनकी रेट बहुत कम होती है। अब ये जैसे पेट्रोल डीजल है, ये तो बहुत हजार्डस आइटम, मान लिया 1% भी रेट लगा ली। ऑयल डिपो, पेट्रोल डंप डिपो, पेट्रोल लॉजिस्टिक पम्प्स, अदरवाइज जो नॉन हजार्डस आइटम है दे आर रेटेड ऑन अ वेरी लो अमाउंट। तो ये कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी की कुछ और कंडीशन है कि एक एक्ट है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये एक्ट ये कहता है कि किसी भी हजार्डस आइटम को कैरी करने या मैन्युफैक्चर करने या उसको यूज करने पर जो भी पब्लिक को लॉस हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, ये ट्रांसपोर्टर को दी जा रही है, कैरियर फर्म को दी जा रही है, लॉजिस्टिक फर्म को दी जा रही है, जो कि ना तो कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, ना कोई हजार्डस या नॉन हजार्डस आइटम यूज करते हैं। उनके पास तो जो आइटम आ जाता है उसको वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, और उनमें सभी तरीके के आइटम हो सकते हैं, हजार्डस भी हो सकता है, नॉन हजार्डस भी हो सकता है। तो बेटर तो ये है कि वो पॉलिसी लें, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। उनके लिए कंपलसरी क्या है? उनका हर व्हीकल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत इंश्योर रहना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पूरी हो जाती है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हर व्हीकल के लिए पैकेज पॉलिसी होनी चाहिए। तो आप जिस ट्रांसपोर्टर फर्म, जिस कैरियर्स लीगल लायबिलिटी को ट्रांसपोर्टर फर्म को कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी दे रहे हैं, पहली कंडीशन आप यही रखेंगे कि साहब आपके सारे व्हीकल्स की पैकेज पॉलिसी होना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन है। अब आपको जब भी आप किसी को ये पॉलिसी देने जा रहे हैं, तो आपको एक सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है।
और वो सिचुएशन ये होगी कि वी आर द लेट एंट्रेंट्स इनटू दिस फील्ड। हमारी ये कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 3-4 साल ही में। तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग हमारी पॉलिसी के भरोसे थे, हो सकता है उनकी बहुत पहले से पॉलिसियाँ चली आ रही हैं किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि ये पॉलिसी तो नहीं है। पॉलिसी तो फ्रॉम द टाइम ऑफ PSUs ऑल्सो इट इज कंटिन्यू। तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी से पॉलिसी ले रखी हुई है। अब आपको अपनी पॉलिसी के USP पता करके पॉलिसी को सेल करना होगा। पहली चीज, पीरियड या कवरेज बता करके आपको बताना होगा कि हमारी पॉलिसी में क्या बेनिफिट है। 3 days हम जो ग्रेस के दे रहे हैं वो भी क्या है, मार्केट रेट कम्पिटिटिव है। और दूसरी चीज, बाई चांस इफ यू एंटर्ड इनटू दैट फॉर्म, you succeeded in giving the carrier legal liability policy, you have another chance to get the business, because whatever number of vehicle he is using or he is owning or he is hiring, they are all subject to insurance and package insurance. So you have got a win-win situation once you are entered into a transporter's firm. अब ट्रांसपोर्टर फर्म को आपको कोई एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा। हर सिटी में एक ट्रांसपोर्ट नगर होता है, आप जानते हैं। और अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ सिटी वो ट्रांसपोर्ट नगर कितना बड़ा होता है, उसमें कितनी फर्में होती हैं, कितने व्हीकल होते हैं, डिपेंड्स। तो आप पॉलिसी किसी भी ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि पॉलिसी यूनिफॉर्म होती है, नॉर्मली सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ऑलमोस्ट ऐसी ही पॉलिसी होती है, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। एड ऑन कवर कम ज़्यादा हो सकते हैं, प्राइसिंग कम ज़्यादा हो सकती है, कवरेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ये कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस है। आप किसी को कोई सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस?